तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है अर्स से विषय में कि अर्स चरक के अकॉर्डिंग कितने हैं और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितने हैं। तो चरक के अकॉर्डिंग है 2 भेद और सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 6 भेद। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम तैयार रखना होगा। चरक ने कितने भेद माने हैं? 2 भेद और सुश्रुत ने भेद माने हैं 6। अब इससे कई क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कि कौन सा भेद नहीं माना है। ठीक है, तो आगंतुक भेद नहीं माना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर आगंतुक भेद से नाम से कोई भी नहीं है। ठीक है, आगंतुक भेद से कोई नाम से है। वात पित्त कफ। तो अर्श के सुश्रुत के भेद कितने हैं आप लोग बताइए? 6। और चरक के अकॉर्डिंग कितने हैं? 2 है। क्या आगंतुक भेद सुश्रुत ने माना है? नहीं माना। नहीं माना। तो वात पित्त कफ रक्त और सन्निपात और सहज, ये जो है सिस्टम सुश्रुत का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सुश्रुत ने कुल मिलाकर 6 प्रकार के अर्श बताए और मॉडर्न में इसको पाइल्स के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके निदानों के बारे में यहाँ पर बात कही गई है कि अर्श के क्या मेजर निदान है। तो विशेष निदान क्या है? सबसे पहले तो आप इसकी बात करें तो विशेष तो मंदाग्नि। तो मंद अग्नि की स्थिति जब पैदा होगी तो अर्श होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वैसे अर्श कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे घोड़े बैल ऊंट की पीठ की सवारी कर रहे हैं या विरुद्ध भोजन का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से अर्श कब होता है? तो मंदाग्नि की स्थिति में होता है। और ट्रॉमा से हो सकता है, जैसे तृणकाष्ठ इन सब चीजों से लग गया, क्षत हो गया तो हो सकता है। लेकिन सबसे जो मेजर कॉज है वो मंदाग्नि की स्थिति है। ठीक है, तो इसमें कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। विशेषतः मंदाग्नि। और यहाँ पे ये बहुत ही सही बात लिखी गई है। अर्श जो कि मेजरली प्रकोपित किस में होता है? मंदाग्नि वाले पेशेंटों में। तो ये पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो इसको मैंने दोबारा भी खींचा हुआ है। तो सेकंड पेज जो है यहाँ पर वर्णित है। ठीक है, यहाँ से जो है सेकंड पेज मैंने लास्ट में भी एक खींच दिया। अब यहाँ पर गुद का वर्णन मिलता है। तो आचार्य सुश्रुत ने गुद का वर्णन कहाँ पर किया है? तो सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 2 में किया हुआ है। सुश्रुत निदान स्थान 2 में किया हुआ है। इसके परिमाप के बारे में भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अर्ध पंचांगुल। अर्ध पंचांगुल स्थूलांत्र के लास्ट में अर्ध पंचांगुल जो है वो क्या है? वो बुध है। वो बुध है, बुध की स्थिति है। ठीक है, तो अर्ध पंचांगुल का क्या मतलब हुआ? 5.5 अंगुल या 4.5 अंगुल? तो 4.5 अंगुल यहाँ पर मतलब हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत में तो आप अर्ध पंचांगुल लिखेंगे, अर्ध पंचांगुल। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है तो 4.5 अंगुल लिखेंगे। बात नोट कर लीजिएगा, 4.5 अंगुल और अर्ध पंचांगुल बुध का लेंथ होता है। अब इसमें पाई जाने वाली वलियों के नाम PVS याद करिए, P V और S, ये जो है 3 है, प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी। ये हम लोग अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तब याद कर रहे हैं, यानी अंदर वाला जो है वो P है।
प्रवाहिणी, विसर्जनी और समरणी। ठीक है, पीवीएस बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा भूलते हैं। अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे। तो पीवीएस, एक टीवीएस की गाड़ी आती है, तो पीवीएस को याद हो गया। और पी जो लेटर होता है वो सबसे पहले होता है, तो जो सबसे अंदर वाली वली होगी उसको हम लोग पहला वली मान रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग को यहाँ से याद हो जाएगा, इसमें भूलने की कोई संभावना नहीं। एक और बात यहाँ पर की जाती है कि उन वली जो वलियां हैं वो कितने कितने डिस्टेंस पे मेंटेन है। तो आद्य अद्य अर्धांगुल यानी 1.5 अंगुल की दूरी पे स्थित हैं तीनों वलियां, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि बुध का परिमाण कितना होता है, बुध कितनी लंबी होती है? अर्ध पंचांगुल। अर्ध पंचांगुल। और न्यूमेरिकल वैल्यू में बताना हो तो 4.5 अंगुल। जो वलियां होती हैं कितने डिस्टेंस पे मेंटेन रहती हैं? 1.5 अंगुल। यहाँ पर लिखिए, लिखा हुआ है 1.5 अंगुल। अद्य अर्ध, ठीक है, 1.5 अंगुल की स्थिति पे तीनों ही होती हैं, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है। तीनों जो है 1.5 पे होती हैं, तो टोटल हो गया 4.5, 1.5 3 और प्लस 1.5 हो गया 4.5 अंगुल। तो टोटल 4.5 1.5 अंगुल पे पीवीएस जो है है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो उक्त तीनों वलियां मिलकर 4 अंगुल लंबी एक, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो ये ह्यूस्टन के वाल्व जो है 3 ही होते हैं, उन्हीं से वलियों की कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, उक्त तीनों वलियां मिलकर 4 अंगुल लंबी, 1 अंगुल टेढ़ी उभरी हुई शंख के आवृत की तरह एक के ऊपर एक रहती हैं। इनका रंग हाथी के तालू के समान कुछ काला लाल होता है। तो ये जो वलियों का कलर पूछा जाए आपसे, तो किस कलर की वलियां होती हैं? देखिए, अर्श का कलर नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर वलियों का कलर बताया जा रहा है। तो गज तालु निभस्च, गज तालु निभस्च मतलब होता है गज के तालु के समान, यानी हाथी के तालु के समान वलियों का कलर होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, शंख के आकार की ये होती है। अब पूछा जाता है कि रोम क्षेत्र जो है, रोमांतभ्यो से गुदोष्ठ कितनी दूरी पर होता है? ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यानी रोम जो क्षेत्र हैं उनसे कितनी ऊपर की दूरी पर गुदोष्ठ मौजूद होता है? तो 1.5 यव अध्य अर्धे। ठीक है सर, यहाँ रोम प्रांत से मतलब क्या है? रोम प्रांतों से यानी वहाँ जो हेयर ग्रोथ हैं उनसे इसका कंपैरिजन किया गया है। तो उन प्रांतों से गुदोष्ठ 1.5 यव ऊपर होता है। ठीक है, जी। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अर्श का पूर्व रूप। अर्श के पूर्व रूप में आप लोगों को एक लक्षण देखने को मिलेगा। आपको शंका होगी कि आपको पांडु हो गया है, ग्रहणी हो गया है, या शोष रोग हो गया है। ठीक है, ये जो है शंका आपको होगी।
बाकी और भी इसमें लक्षण हैं, जैसे गुदा में कैंची से पीड़ा होना, लेकिन मेजरली आपको, क्योंकि रक्त निकलता रहता है अर्श में, तो रक्त की अल्पता होती है, और यहाँ तक कि जो कफ और वात वाले जो होते हैं उसमें भी मंदाग्नि की स्थिति के कारण रक्त का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता, तो आपको अनीमिया की शिकायत की शंका होती है। ठीक है, शंका पांडु, यहाँ पर आप लोगों को ये आएगा, विशेषकर यही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वात वालों का लक्षण आ गया है। तो तत्र मारुत यानी वात से होने वाले अर्श कितने प्रकार के होते हैं सुश्रुत के अनुसार? 6। उनका नाम बताइए। उनका नाम लीजिए। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज सन्निपातज हो गया, और सहज। हाँ, सहज। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वात का। तो देखिए लक्षण तो इतने ज्यादा हैं, तो क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही बात की जाएगी। इतना अगर आप याद करने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वो पीएचडी का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये वाला जो लाइन है, कदम्ब पुष्प चुंडिकेरी सुचि मुखानी आकृता। ये जो लाइन है कदम्ब पुष्प के आकृति के समान कौन सा अर्श है, तो आपको बिना संदेह के वात वाला टिक कर देना होगा। ठीक है, अब तीसरे पेज पे आ जाइए। पित्त वाले पे बात कर रहे हैं हम लोग। कदम्ब वाला बिल्कुल याद रखिएगा वात ही होता है। पित्त वाला है यकृत प्रकाशानी। यकृत प्रकाशानी सूक जिह्वा संस्थानानि। सूक मतलब होता है तोते के जिह्वा के समान। ठीक है, यव मध्यानि, यव के मध्य में जो आता है वो, और जलौका वक्त सदृशानि। तो ये जो जलौका के मुख के समान अगर कोई अर्श बन रहा है या यकृत प्रकाश की तरह है, लीवर की तरह बन रहा है, यकृत के समान चमक रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पित्तज अर्श हो जाएगा। ये कोटेशन इतनी बस याद रखनी है आपको, और कुछ याद नहीं रखना। आगे देखिए फ्लेस्मज अर्श के बारे में क्या क्या हमें याद रखना है। महामूल, महामूलानी होती है अर्श। ऐसी अर्श जो होती है वो महामूल वाली होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए करीर पन सा अस्थि गो पुस्तना कराणी। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया। कंडू बहलानी यानी इसमें खुजली बहुत अधिक होती है। और सश्लेषमाणा, ये इसको नहीं याद करना है, सिर्फ मांस धावन। मांस धावन प्रकाश अतिसारे, यानी मांस के धावन के समान अतिसार होता है। ठीक है, इसमें आपको इतने ही याद रखने हैं। तो इतने इसमें याद रखना है। आगे देखिए, आगे हम लोग रक्त अर्श के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें जो है रक्तार्श में कैसे अंकुर निकलेंगे, वट के अंकुर, मूंगा। यहाँ पर आपको याद रखना है काकड़ंतिका। काकड़ंतिका फल सदृशानी। काकड़ंतिका किस फल को कहते हैं, तो गुंजा को कहते हैं। गुंजा को बोला जाता है एबरस प्रिकटोरियस। ठीक है,
एवरेस्ट प्रिकटोरियस जो है एक जहरीला पौधा है। इसका इस्तेमाल जो है जानवरों को मारने के लिए किया जाता था और उनके उनके चमड़े को उतारकर चमड़े के व्यापार में इसका फायदा उठाया जाता था प्राचीन समय में। काकड़ंतिका, इसी से सुई बनती है जो कि जानवरों को चुभा देने पर ऐसा लगता है कि उस जानवर को सांप ने काट लिया है। ठीक है, सांप ने उसको काटा है ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसे लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सुई के द्वारा इस जानवर को मारा गया है। क्या हुआ? अभिलाषा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। काकड़ंतिका हो गया, रक्त वाला काकड़ंतिका है। अब यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं सन्निपात अर्थ। तो सन्निपात अर्थ के बारे में तो सुश्रुत ने तो ज्यादा कुछ कहा नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही कहा सर्वदोष लक्षण युक्तानि। लेकिन चरक आचार्य ने यहाँ पर पंचात्मा मारुतः पित्तो कफो बुध वलित्रयम ऐसे शब्द लिखे हैं। तो पंचात्मा मारुता वाला जो कोटेशन है वो आपको याद रखना है कि चरक का है और सन्निपातक का है। चरक के अनुसार सन्निपातक के लक्षण। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सहज अर्श। तो जो सहज अर्श होता है उसको सुश्रुत ने भी माना है और चरक ने भी माना है। वो कब होता है? तो दुष्ट, शोणित और शुक्र के संयोग से होता है। दुष्ट यानी जो है डिफेक्टिव, तो शुक्र शोणित के कारण ही होता है। अब इसमें कुछ बातें हमें नोट कर लेनी चाहिए कि दूरदर्शनानी परुषाणी पांडुनी दारुण अंत्य मुखानी, अंदर की ओर मुख वाला होता है, दारुण होता है, कठिन होता है। जो सहज होता है यानी कॉन्जेनाइटल होता है अर्श, वो अंदर मुख वाला होता है। कारण क्या है? दुष्ट, शोणित, शुक्र निमित्तानि। इसमें कारणों में कुछ लोग दे देंगे आपको, कारण में क्या दे देंगे कि जन्म के समय माता का गलत जो है सेवन करने से, ऐसा नहीं है। शुक्र और शोणित के जो दुष्ट संयोग है उससे ही ये होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वलियों के विषय में बात होगी। सहज अर्श के रोगी जो होते हैं वो क्रोध बहुत जल्दी कर लेते हैं, अल्प अग्नि वाले होते हैं और प्राण वाले भी होते हैं। अल्प अग्नि प्राण मतलब इनकी जो है सहनशीलता बहुत कम होती है। इसको कॉन्जेनाइटल पाइल्स बोला जाता है। जैसे माँ बाप में से किसी को रहेगा तो बच्चों में हो जाएगा। अब किसके बारे में? स्फिंक्टर के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। स्फिंक्टर, तो स्फिंक्टर के बारे में यदि हम बात करें तो किसी के माइक ऑन है, उसको माइक को ऑफ कर लीजिए। बाह्य मध्य, बाह्य और मध्य वाला यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि बाह्य और मध्य में होने वाले अर्श का प्रतिकार करना चाहिए, यानी PVS संवरणी और विसर्जनी का इलाज हमें करना चाहिए, बट प्रवाहिणी का इलाज हमें नहीं करना चाहिए, या फिर असाध्य कहकर चिकित्सा करना चाहिए। और इस विधि को क्या कहते हैं? प्रत्याख्य विधि कहा जाता है। हम पहले ही बता देते हैं कि इलाज नहीं हो पाएगा, उस तरह के इलाज को प्रत्याख्य विधि से इलाज कहना कहते हैं। तो इसमें किस किस बलि में इलाज हो जा रहा है? तो बाहर के दो बलियों में यानी V और S वाले में, विवरणी और संवरणी, इलाज आप कर सकते हैं। P वाले में यानी जो P प्रवाहिणी है उसमें इलाज आप तो करेंगे, बट बता के करिएगा
कि लाइलाज भी हो सकता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं लिंग आर्च के विषय में। तो लिंग में जो अर्च होता है उसका आकार के बारे में बात होगी। तो कुर्च, ये जो शब्द है कुर्चनी को बस याद रखना है, आपको इतना ही याद रखना है। लिंग यानी पुरुषों के लिंग में जो अर्च हो जाते हैं उसको कुर्च, कुर्च इनु के नाम से जाना जाता है। मतलब उसका जो लक्षण आएगा कुर्च के समान आएगा। और उससे क्या होता है, पुंसत्व का विनाश हो जाता है। योनि वाला अर्च किसके समान होगा, तो छत्राकार का होगा। और उससे भी योनि में समस्याएं होंगी, अनर्थव हो सकता है, अर्थों का विनाश कर देता है। ठीक है, यानी यानी मेल्स में भी हो रहा है तो पुंसत्व का नाश कर रहा है, फीमेल्स में भी हो रहा है तो वो शोणित को भी खत्म कर रहा है, आर्तों को विनाश कर दे रहा है। तो असल में ये जो अर्श होते हैं मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग अर्श को केवल बुध वाले में जो पाए जाते हैं अर्श को नहीं कहते हैं, बट इन अर्शों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं नाभि में जो अर्श होता है वो कैसा होता है। तो एक ही शब्द याद रखना है, गंडूपद मुख सदृशानि करीर करीरांजनयंती, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। नाभि में जो होता है गंडूपद, और कुछ भी नहीं इसमें याद रखने की जरूरत है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं चर्म कील का वर्णन कहाँ पर आया है और चर्म कील किन दोषों से होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो व्यान वायु कफ के साथ जब मिलती है, याद रखिएगा, व्यान वायु कफ के साथ जब मिलती है तो कौन सा रोग हो रहा है, व्यान वायु। ये स्किन पे भी, बाह्य प्रदेश पे भी कील के समान अर्श उत्पन्न होने लगते हैं। तो पूरे शरीर में हो रहे हैं तो व्यान वायु होगा, और कफ तो होना ही पड़ेगा अर्श के लिए, तो वात कफ दोनों मिलना है, व्यान वायु एंड कफ। ठीक है, तो यहाँ पर साध्य असाध्यता के विषय में कुछ बातें लिखी जा रही हैं। क्या बातें की जा रही हैं कि जो तीनों दोषों से युक्त है, देखो तीनों दोषों से युक्त है, अल्पलिंग वाला है वो याद है, द्वंद्वज है, द्वितीय वली में स्थित है यानी बीच वाले में भी स्थित है, और 1 साल उसको बीत चुके हैं तो वो कृच्छ साध्य हो जाएगा। ठीक है, 1 साल बीत जाएगा यानी परिसंवत्सराणी, 1 साल बीतने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परिसंवत्सराणी, तो वो कृच्छ साध्य हो जाएगा। और सन्निपातिक वाला तो असाध्य होता ही है, और सहज वाला भी असाध्य होता है। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लगाइए, स्टिक पर मत ध्यान दीजिएगा, मे भी इस गलत हो सकता है। तो सुश्रुत अर्श कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सुश्रुत अर्श का भेद नहीं है, आगंतुक अर्श के संबंध में असत्य कथन है, मतलब सत्य कथन है। तो ये तीनों ही है। शीतल जल से देखिए अर्श का बढ़ोतरी होती है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसको एक बार आप लोग रीडिंग कर सकते हैं। आगे आइए, अर्श बुध का सुश्रुतानुसार बुध का प्रमाण है, अर्ध पंचांगुल। देखिए यहाँ पर शर्त सा अर्ध पंचांगुल भी था, लेकिन अर्ध पंचांगुल भी यहाँ पर विवरण में आपको लेना है। स्थूलांत्र से बाहर की ओर
गुदवलियों का सही क्रम क्या है? प्रवाणी, विसर्जनी, संवर्णी। PVS, ठीक है, PVS, प्रवाणी, विसर्जनी, संवर्णी। गुद में स्थित वलियों की संख्या होती है 3 होती है, ठीक है। गुद में कितने कितने अंतराल में गुदवलियों की स्थिति मानी गई है? 1.5 1.5 बताइए। अध्य हाँ, अर्धांगुल। अध्य अध्य अर्धांगुल। अर्धांगुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखिएगा, अध्य अर्धांगुल। गुदवलियों की कुल लंबाई कितनी होती है? अर्ध पंचांगुल, 4.5 अंगुल। तो अर्ध पंचांगुल। गुदवलियों का वर्ण क्या होता है, यानी कलर क्या होता तालु है? के समान। गजतालु। गजतालु। रोम प्रांतों से गुदोष्ट कितना ऊपर होता है? 1.5 डेढ़ यवा। 1.5 यों। गुदोष्ट के से प्रथम वली यानी संवर्णी जो होती है कितनी दूरी पर होती है? 1 अंगुल। अंगुल पे होती है, ठीक है। गुदोष्ट से वो 1 अंगुल की ऊपर होती है। पांडुरोग प्राणी सुषमा संख्या किस व्याधि का रोग है? अर्श का। पांडुरोग ग्रहणी रोग सुषुम्ना आशंका किस व्याधि का है? अर्श। यहाँ पे हो गया। निम्न में से अर्श का पूर्व रूप है? पार्श्व, उद्गार, बाहुल्य, ये भी है, आंध्र कुंचन, अक्षर तो सभी। शंखा नाभ्य आकृति तो दोनों की है, गुदवली और गुदवली व योनि को। योनि दोनों। को करीर पनस अब ये बताइए, करीर पनस साहसी गोचना करानी स्वरूप किस अर्श का होता है? कफ। कफज का। आगे देखिए, ये बताइए, निम्न में से किस स्वरूप का अर्श वातिक नहीं होगा? सूचीमुखी। वो तो होता है जलौका। जनों का। जलौका सर। कदम्ब पुष्प होता है। जलौका पित्तज में। यकृत प्रकाशानी पैतृक, ठीक है। वही देखिए, जो जो कोटेशन आपको लगवाया गया है वही यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं। महामूल कंडु बहुल, और ये बता दूं मैं, पारीक सही रूप है, सुश्रुत संहिता की पारीक वाले रूप है। महामूल कंडु बहुल कह कह प्रायः किस दोष के प्राधान्य होने वाले रोगी में प्लीहा वृद्धि अष्टगीला होने की संभावना रहती है? वातज। निम्न में से रक्तार्श का स्वरूप नहीं होगा? सुखजीवा। सुख जीवा जो है पित्त वाला हो जाएगा। 70। आगे देखिए, सहज अर्थ के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला सही है, माता गर्भावस्था के दौरान में आहार के कारण सहज की उत्पत्ति होती ठीक है। बी, देखिए, असात में आहार के कारण संतान जो है वो कंजेनाइटल नहीं हो जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा। किस वलिगत अर्श को प्रत्याख्येय माना गया है? सबसे अंदर वाली को, ठीक है, अंदर वाली को। कृष्ण पर होने वाले लिंगार्श की आकृति होती है गुर्जाकार। योनि वाली आकृति छत्राकार। होगी। अब यहाँ पे असत्य कथन लेने हैं, तो
शिशनाट से पुंसक शक्ति का नाश हो जाता है, योनियार्ड्स के आर्तों की प्रवृत्ति बंद हो जाती है, योनियार्ड्स के कारण योनि का नाश हो जाता है। तो इसमें यही है, गलत है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि नेत्र और इसमें अर्श हो सकते हैं। नाभि प्रदेश पर होने वाले अर्श की आकृति होगी गंडूपद मुख सदृश। चर्म कील में दोष व्यान वायु और कफ, ठीक है, व्यान वायु सहज अर्श की चिकित्सा की दृष्टि से माने गए हैं। सहज वाला जो कॉन्जेनाइटल है वो असाध्य है। दूसरी वली में स्थित द्वंद्वज अर्श कितना पुराना होने पर विच साध्य हो जाता है? परिसंवत्सर। परिसंवत्सर यानी होता है 1 साल बाद कृच साध्य हो जाता है। अल्प लक्षण युक्त त्रिदोषज अर्श की चिकित्सा की दृष्टि से होंगे क्या होंगे? या आपके होंगे, ठीक है, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा सुश्रुत निदान अध्याय 2 हो गया है। फर्स्ट अध्याय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आप लोगों को करा दिया जाएगा, लाइन से आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए। थैंक यू सर।